अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 किस बात पर है? बोरोइंग कॉस्ट। आपको पता है बेटा बोरोइंग कॉस्ट का ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये किस बात पर डिपेंड है? ये हमें ये बताता है कि AS 16 हमको क्या बताता है? AS 16 हमको ये बताता है कि अगर आपने किसी क्वालिफाइंग एसेट को खरीदने के लिए, बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए अगर कोई लोन लिया है तो उस लोन पर जो बोरोइंग कॉस्ट आएगा उसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए या उसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भेजना चाहिए। इस AS का ये ऑब्जेक्टिव है। तो पहले तो इस AS का ऑब्जेक्टिव देख लो क्या है। दिस AS इज एप्लीकेबल ऑन ऑल एंटिटी, और किसी को भी कोई रिलैक्सेशन या मतलब जो है एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। एज पर AS 16 बोरोइंग कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर अरेंजमेंट ऑफ फंड। मतलब बोरोइंग कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट और वो अदर कॉस्ट जो अरेंजमेंट ऑफ फंड के लिए इनकर्ड की गई हैं। अदर कॉस्ट में क्या क्या आता है? ब्रोकरेज, प्रोसेसिंग फी, स्टैम्प ड्यूटी, एडमिन चार्जेस एटसेट्रा, ये आपके अदर कॉस्ट में आते हैं। तो बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा वो देख लो। एक तो होता है इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। तो चाहे इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन पर हो चाहे शॉर्ट टर्म लोन पर हो, इंटरेस्ट जो होता है वो बोरोइंग में आता है। अमोर्टाइज पार्ट ऑफ अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट मतलब यही देखो, ब्रोकरेज, प्रोसेसिंग फी, स्टैम्प ड्यूटी। और अमोर्टाइज पार्ट का मतलब होता है, क्योंकि देखो ये वन टाइम पेमेंट होते हैं। अब ब्रोकरेज आपने 1 लाख पे किया तो बेटा 1 लाख जो है ब्रोकरेज वो पूरे, अगर 5 साल का लोन है तो वो एक बार हुआ तो वो 5 साल का हुआ। तो 1 साल का मतलब 20,000। अगर 1 लाख ब्रोकरेज है 5 साल का तो 1 साल का 20,000, तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइज पार्ट ऑफ अदर कॉस्ट। फिर फाइनेंस चार्ज अंडर फाइनेंस लीज। अगर फाइनेंस पर कोई, आपने फाइनेंस लीज पर कोई एसेट लिया है तो उस पर जो फाइनेंस चार्ज होता है ना, वो भी बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड हो सकता है अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज किया जा रहा है वो एसेट। ठीक है ना, जो एसेट आपने लिया है अगर वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज किया जा रहा है तो उस एसेट पर जो फाइनेंस चार्ज होता है वो भी आपका बोरोइंग कॉस्ट में आ सकता है। और एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट इंटरेस्ट एडजस्टमेंट एज पर पैरा 4E ऑफ AS 16। तो ये वो है जो फॉरेन करेंसी आपने लोन लिया क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो उसमें जो पैरा 4E है उसके हिसाब से जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो भी बोरोइंग कॉस्ट में आ सकता है। अब ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। तो एज पर AS 16 देखो, कोई भी बोरोइंग कॉस्ट जो आपने क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, तो यानी देखो एज पर AS 16 एनी बोरोइंग कॉस्ट विच हैज बीन इनकर्ड फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, then such borrowing cost should be capitalized and added to cost of qualifying asset। और इस borrowing cost को आप P&L में नहीं लेकर जाओगे बल्कि उस एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे। तो जब बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड होता है तो एंट्री होगी बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब उसको कैपिटलाइज करते हो तो एंट्री होती है क्वालिफाइंग एसेट अकाउंट डेबिट टू बोरोइंग कॉस्ट। इन दोनों को मिलाकर आप एक एंट्री भी बना सकते हो, बोरोइंग मतलब क्वालिफाइंग एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी बोरोइंग कॉस्ट विच हैज बीन इनकर्ड ऑन एक्विजिशन, प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट विच हैज नॉट बीन इनकर्ड for construction, acquisition or production of qualifying asset, then such borrowing cost should be treated as expenses and charged to P&L account। तो अगर borrowing cost qualifying asset के लिए किया गया है तब वो qualifying asset की cost में ऐड होगा, नहीं किया गया है तो वो P&L में जाएगा। ठीक है ना, और इसकी एंट्री होगी borrowing cost account debit to बैंक और फिर P&L account debit to borrowing cost account। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आगे देखो मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। अब क्वालिफाइंग एसेट किसको बोलते हैं जरा वो भी देख लो। तो एज पर AS 16 क्वालिफाइंग एसेट मींस एन एसेट व्हिच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। अगर कोई एसेट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल तो उसको हम क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। अब सवाल उठता है सर ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या है? तो सब्सटेंशियल पीरियड मींस पीरियड ऑफ 12 मंथ और मोर। अगर किसी एसेट को बनने में 12 महीने या उससे ज्यादा लगते हैं तो हम कहेंगे ये क्वालिफाइंग एसेट है। अब सवाल उठता है सर अगर 12 महीने से कम पीरियड हुआ तो भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है वो, अगर मैनेजमेंट जस्टिफाई कर दे ऑडिटर को सम सर्कमस्टांसेस में कि कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर 12 महीने कम पीरियड लगा फिर भी वो क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है। तो पीरियड लोअर देन 12 मंथ में ऑल्सो बी टेकन एज सब्सटेंशियल पीरियड इफ जस्टिफाइड बाई मैनेजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस। अब जनरली क्वालिफाइंग एसेट में क्या क्या आता है, जैसे देखो बिल्डिंग अगर बना रहे हो तो क्वालिफाइंग एसेट में आएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब भी बिल्डिंग ही होता है।
कि आपने प्रॉपर्टी इसलिए खरीद रखी है ताकि आप उसको किराए पर उठाओ, या इसलिए बना रहे हो ताकि आप किराए पर उठाओ, तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोई मशीन जो आपको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है, कोई इंटेंजिबल एसेट जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है, ठीक है ना, और इन्वेंट्री जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है। नॉर्मली इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी 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 बनती है। तो अगर खाली इन्वेंट्री लिखा है और उसके बारे में ये नहीं बताया कि ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लिया है इसने या नहीं लिया, तो फिर उसको हम क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि इन्वेंट्री टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड सेल, तो इन दैट केस इन्वेंट्री को भी क्वालिफाइंग एसेट मान लिया जाएगा। अब कैपिटलाइजेशन के रूल्स क्या हैं? तो कैपिटलाइजेशन के 3 रूल्स होते हैं। सबसे पहला बेटा, एक होता है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगा। दूसरा होता है सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब कैपिटलाइजेशन कब बीच में क्या रुका भी जा सकता है। और फिर होता है सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब कैपिटलाइजेशन कब बंद हो जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो अगर 3 शर्तें पूरी हो जाएं, 3 शर्तें, ठीक है ना, अगर 3 शर्तें पूरी हो जाएं तो जो हमारा क्वालिफाइंग एसेट है बेटा, उस पर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। 3 शर्तें। सबसे पहली तो यहां पर लिखेंगे as per AS 16 to commence the capitalization of borrowing cost all the following condition are to be satisfied। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। नंबर 1, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट शुड बी आउट ऑफ बोरोड फंड, मतलब जो एक्सपेंडिचर आपने किया है क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर वो बोरोड फंड में से होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें देखो बोरोइंग कॉस्ट ऑन अनयूटिलाइज्ड फंड विल बी ट्रांसफर टू P&L। अगर आपने बोरोइंग को क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज नहीं किया तो अनयूज्ड बोरोइंग पर जो बोरोइंग कॉस्ट होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। अच्छा, बोरोइंग कॉस्ट शुड बी एक्चुअल, बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड होना चाहिए। एज्यूम्ड बोरोइंग कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। तो बोरोइंग कॉस्ट अगर आपने एज्यूम है, मतलब हुआ ही नहीं बोरोइंग कॉस्ट, और आप उसको कैपिटलाइज करने जा रहे हो तो वो अलाउड नहीं है। और एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कंटिन्यूड, मतलब एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। सच एक्टिविटी में बी फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए, मतलब स्टार्ट हो जानी चाहिए एक्टिविटी, तभी आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, सस्पेंशन का मतलब यह है कि अगर कुछ पीरियड के लिए आपने मतलब जो है बोरोइंग जो क्वालिफाइंग एसेट को बनाने की जो एक्टिविटीज हैं वो कुछ पीरियड के लिए आपने स्टॉप कर दी, तो जितने पीरियड स्टॉप करोगे या सस्पेंड करोगे उतने पीरियड तक बोरोइंग कॉस्ट जो होगा वो कैपिटलाइज नहीं होगा बल्कि P&L में जाएगा। लेकिन अगर सस्पेंशन जो है वो किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से है, मतलब टेम्परेरी है, बारिश हो गई, मटेरियल चोरी हो गया, ठीक है ना, बाढ़ आ गई, स्ट्राइक हो गई, तो किसी अनएक्सपेक्टेड रीजन की वजह से हो गया, तो फिर वो टेम्परेरी सस्पेंशन माना जाता है और उसमें बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो एज पर AS 16 कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट विल बी सस्पेंडेड इफ एक्टिविटी विच वर नेसेसरी फॉर कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट आर डिसकंटिन्यू फॉर सम पीरियड। Suspension of work may be due to strike, shortage of material or any other unexpected reasons, ठीक है। During suspended period borrowing cost should be charged to P&L account. If suspension is temporary then borrowing cost should continue to be capitalized. Temporary suspension may be due to rain, change in water level in the river etc. जो भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? यानी अगर आपने बेटा देखो जानबूझकर अगर वर्क रोका है तो किसी भी वजह से रोका हो तो वो सस्पेंशन है। लेकिन अगर टेम्परेरी हो गया, मान लो टेम्परेरी स्ट्राइक हो गई 2-4 दिन की, कभी भी लग रहा है कि खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी वजह से 15 दिन 20 दिन 1 महीने की अगर स्ट्राइक चल गई तो वो सब जो है आपका सस्पेंशन कहलाता है, टेम्परेरी सस्पेंशन कहलाता है, उसमें बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, फिर बात करते हैं सेसेशन। सेसेशन में क्या होता है? As per AS 16, capitalization of borrowing cost will be only during the work in progress period of qualifying asset. जितने दिन तक asset बनती रहेगी उतने दिन तक capitalization होता रहेगा। When qualifying asset become ready for intended use or sale, then capitalization of borrowing cost will stop, मतलब cease हो जाएगा। Borrowing cost for the period after the asset is ready for use will be charged to P&L account. एक बार asset usable condition में आ गई या फिर usable या intended for sale
जिसमें आप चाहते हो उसमें आ गई, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी बोरोइंग कॉस्ट इनकट करते रहो, वो पीएनएल में जाएगा। ठीक है। इफ क्वालिफाइंग एसेट कंप्लीटेड इन पार्ट देन फॉलोइंग रूल्स विल बी अप्लाइड। अगर पार्ट में कंप्लीट होता है आपका क्वालिफाइंग एसेट तो क्या होगा देखो, इफ कंप्लीटेड पार्ट इज ए सेपरेट पार्ट एंड कैन बी यूज्ड और सोल्ड विदाउट कंप्लीटिंग अदर पार्ट देन बोरोइंग कॉस्ट ऑफ सच पार्ट विल स्टॉप एंड बोरोइंग कॉस्ट ऑन अदर पार्ट विल कंटिन्यू टू कैपिटलाइज। अगर पार्ट में जैसे 3 फ्लोर बना रहे हो, एक फ्लोर कंप्लीट हो गया और वो फ्लोर आप सेपरेटली बेच सकते हो या यूज कर सकते हो, तो इसका मतलब उस पार्ट को कंप्लीट माना जाएगा। बाकी 2 पार्ट का बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगा और जो पार्ट कंप्लीट हो गया उसका सस्पेंड मतलब सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपने जो पार्ट कंप्लीट किया दैट कैन नॉट बी यूज्ड और सोल्ड विदाउट कंप्लीटिंग अदर पार्ट, तो इसका मतलब उस पार्ट को भी इनकम्प्लीट पार्ट माना जाएगा और पूरी एसेट पर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए, व्हेन completed part cannot be used or sold without completing other part, then borrowing cost will be ceased only when all the parts are completed. Till then capitalization will continue until all the parts are completed. ठीक है। अब यहां पर देखिए एक एग्जांपल है, A Limited is constructing 6 flats in a building. Up to the end of current year only 4 flats are constructed and remaining 2 flats are under construction. A Limited has taken loan for construction of building. Explain the treatment of borrowing cost in following cases. Number 1, when each flat can be used and sold independently. हर फ्लैट जैसे तैयार होता जाएगा उसको इंडिपेंडेंटली आप यूज कर सकते हो और बेच सकते हो। When single flat can not be used or sold without completing other part. ठीक है, जब तक आप सारे पार्ट कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप किसी फ्लैट को ना बेच सकते हो ना यूज कर सकते हो। सेकंड केस में, केस 1, व्हेन ईच फ्लैट कैन बी यूज्ड एंड सोल्ड इंडिपेंडेंटली। इन दिस केस बोरोइंग कॉस्ट रिलेटिंग टू 4 फ्लैट व्हिच हैज बीन कंप्लीटेड विल सीज टू कैपिटलाइज फ्रॉम द डेट व्हेन फ्लैट आर कंप्लीटेड एंड एनी फर्दर बोरोइंग कॉस्ट विल चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। बोरोइंग कॉस्ट रिलेटिंग टू 2 फ्लैट व्हिच आर अंडर कंस्ट्रक्शन विल कंटिन्यू टू कैपिटलाइज अंटिल फ्लैट्स आर कंप्लीटेड। ठीक है। लेकिन when single flat cannot be used or sold without completing other parts. In this case, borrowing cost relating to 4 flats which has been completed and borrowing cost relating to 2 flats which are under construction will continue to capitalize until all flats are completed. उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है ना। ठीक, आगे देखो बेटा। अब टाइप्स ऑफ बोरोइंग देखिए जरा, 2 तरह की बोरोइंग होती है। कौन कौन सी 2 तरह की? एक होती है स्पेसिफिक बोरोइंग और एक होती है जनरल बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग कौन सी होती है? जब हम बोरोइंग को किसी स्पेसिफिक क्वालिफाइंग एसेट के लिए लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरोइंग। तो देखिए, व्हेन ए बोरोइंग इज मेड स्पेसिफिकली फॉर स्पेसिफाइड क्वालिफाइंग एसेट देन इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। लोन टेकन फॉर प्लांट ए, डिवेंचर इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन दिल्ली, दीज आर एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग्स। Borrowing cost on specific borrowing will be capitalized on that qualifying asset for which borrowing was made. यानी जिस क्वालिफाइंग एसेट के लिए स्पेसिफिक बोरोइंग किया है उस बोरोइंग का जो भी बोरोइंग कॉस्ट होगा वो उसी एसेट के ऊपर डाला जाएगा। पीरियड विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग। यानी स्पेसिफिक बोरोइंग पर जो पीरियड होगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपने एक्सपेंडिचर बाद में भी जाकर किया, बाद में मतलब लोन ले लिया 1 अप्रैल को, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया आपने 1 जून को जाकर, तब भी बेटा पूरे साल का बोरोइंग कॉस्ट जो होगा ना वो उस क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर डाला जाएगा। समझे? यानी इसमें पीरियड कंसीडर नहीं किया जाएगा, जबकि जनरल बोरोइंग में पीरियड कंसीडर किया जाता है। समझे? तो यहां पर देखिए, पीरियड विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग। अच्छा, अगर स्पेसिफिक बोरोइंग का जो फंड है वो आपने टेम्परेरी कहीं इन्वेस्ट कर दिया सम पीरियड के लिए, तो उस पर अगर आपने कोई इंटरेस्ट इनकम कमा लिया तो वो बोरोइंग कॉस्ट में से घटा दिया जाएगा। तो इफ स्पेसिफिक borrowed fund is temporarily invested for some period, then interest income on such temporary investment will be deducted from total borrowing cost and remaining borrowing cost will be capitalized. जैसे मान लो आपका टोटल बोरोइंग कॉस्ट बनता है 1 लाख और 10,000 का बेटा आपने इंटरेस्ट इनकम कमा लिया टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट पर, तो 90,000 जो है वो आपका बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है ये आउट ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग होना चाहिए। अगर आपने जनरल बोरोइंग पर कोई इंटरेस्ट कमा लिया टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट करके तो वो पीएनएल में जाएगा, वो बोरोइंग कॉस्ट में से नहीं घटाया जाता। समझ गए? स्पेसिफिक बोरोइंग का पैसा अगर आपने टेम्परेरी इन्वेस्ट करके कुछ कमा लिया तो वो बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं जनरल बोरोइंग। जनरल बोरोइंग क्या होती है? व्हेन बोरोइंग इज मेड फॉर मल्टीपल पर्पस और एसेट देन इट इज नोन एज जनरल बोरोइंग।
when borrowing cost on general borrowing will be capitalized on all the qualifying asset for which borrowing was used. जिस क्वालिफाइंग एसेट के लिए भी बोरोइंग यूज हुआ होगा उस क्वालिफाइंग एसेट में ये कैपिटलाइजेशन होगा. बोरोइंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरोइंग विल बी कैपिटलाइज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट यूज्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट out of general borrowing. If borrowing cost incurred on amount of general borrowing used for the purpose other than qualifying asset, then such borrowing cost will be charged to P&L account. अगर आपने किसी और एसेट, क्वालिफाइंग एसेट के अलावा किसी और एसेट के लिए आपने जनरल बोरोइंग यूज किया तो वो P&L में जाएगा. अच्छा, अगर जनरल बोरोइंग एक से ज्यादा है, then capitalization of borrowing cost on each qualifying asset will be on the basis of weighted average capitalization rate. अगर आपके पास जनरल बोरोइंग एक से ज्यादा है तो आपको वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा. और वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालते हो? टोटल बोरोइंग कॉस्ट मतलब टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बोरोइंग इनटू 100, ठीक है ना, इनटू 100. ये आपका टोटल बोरोइंग कॉस्ट मतलब वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आ गया. अच्छा जी, अब कुछ आइटम के ट्रीटमेंट है, जरा वो भी बता दूं मैं आपको. देखो जी, ग्रांट एंड प्रोग्रेस पेमेंट. अगर आपको क्वालिफाइंग एसेट के लिए कोई गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गया या कोई प्रोग्रेस पेमेंट मिल गया कॉन्ट्रैक्टिव वगैरह से, तो इन दैट केस आप उसको घटा दोगे. बोरोइंग कॉस्ट निकालते वक्त जो एक्सपेंडिचर आपने किया है उसमें से आप ग्रांट वाला अमाउंट या प्रोग्रेस पेमेंट वाला अमाउंट माइनस कर दोगे. सर क्यों? क्योंकि देखो, ये जो पैसा है ये गवर्नमेंट से मिला तो आपने गवर्नमेंट का पैसा यूज किया होगा, तो लोन का पैसा यूज किया ही नहीं होगा. जब लोन का पैसा यूज नहीं किया होगा तो उस पर बोरोइंग कॉस्ट का कैलकुलेशन भी नहीं होगा. अगर कोई आपने क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए किसी और एसेट को उस पर ट्रांसफर किया है तो उस एसेट की जो कॉस्ट होगी वो क्वालिफाइंग एसेट के एक्सपेंडिचर में ऐड की जाएगी. जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग बनाने के लिए बेटा मशीन आपने यूज कर ली पूरी की पूरी, तो मशीन अगर पूरी यूज कर ली तो पूरी मशीन का कॉस्ट उस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा. समझे? या अगर मान लीजिए पूरी मशीन यूज नहीं की है तो उसका डेप्रिसिएशन आप उस एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड करोगे. और प्रीपेमेंट प्रीमियम वो होता है जो लोन को जल्दी पेमेंट करने की वजह से हम लोग पे करते हैं. मतलब जैसे लोन मुझे मान लो 4 साल में पे करना था, पे करने लगा 3 साल में या 2 साल के अंदर, तो बैंक प्रीपेमेंट प्रीमियम चार्जेस लगाता है. तो इसको हम बोरोइंग कॉस्ट नहीं मानते, बिकॉज दिस इज नॉट इनकर्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, दिस इज इनकर्ड ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन. तो इसलिए इसको हम बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानते, इसे P&L में ट्रांसफर करते हैं. अब पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखो. एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए बेटा. ए लिमिटेड बोरोड 25 लाख, 12% लोन एंड ऑल्सो इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹20 लाख. 25 लाख रुपए आपने 12% लोन लिया और बेटा 10% डिवेंचर 20 लाख का लिया. Following qualifying asset are constructed out of borrowed fund: factory shed, plant or roads. Calculate borrowing cost to be capitalized on each asset. तो इस क्वेश्चन में पहले तो 2 लोन है, तो आपको वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा. तो 2 तरीके हैं आपके पास. पहला तरीका तो यह है कि आप पहले इंटरेस्ट निकाल लो और जो इंटरेस्ट निकल कर आए उसे इन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. दूसरा तरीका यह है कि आप वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लो. तो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट जो निकालोगे उसके हिसाब से जिस पर जितना खर्चा हुआ है उसका बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दो. समझे? तो मैं वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट ही निकाल लेता हूं. लो जी, पहले टोटल इंटरेस्ट बताओ कितना होगा. बोलो बेटा टोटल इंटरेस्ट कितना होगा. तो पहले तो टोटल इंटरेस्ट ऑन 25 लाख 12% के हिसाब से ये होगा 3 लाख. फिर 10% ऑन 20 लाख 10% के हिसाब से बताओ कितना होगा 2 लाख. टोटल इंटरेस्ट हो गया 5 लाख और टोटल बोरोइंग हो गया 45 लाख. तो आप बता सकते हो WACR कितना होगा, यानी वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट. 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 45 लाख, 11.11. दिस इज वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट.
दिस इज वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है ना, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। अब आप देखो जरा, जो अमाउंट यूज किया है, ये पूरा का पूरा अमाउंट यूज कर लिया आपने या कुछ बचा हुआ है? आप देखो 5 लाख, 2250 और 7.5 लाख। ठीक है ना, बताओ बेटा। तो देखो 5 लाख प्लस 22,50,000 प्लस 7.5 लाख, 35 लाख, यानी 45 लाख में से 35 लाख आपने यूज किया है, बाकी 10 लाख अनयूज्ड है। तो अनयूज वाले पोर्शन पर जो अमाउंट आएगा वो पीएनएल में चला जाएगा। तो 5 लाख क्वालिफाइंग एसेट है, प्लांट वाला भी क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे, रोड्स को भी क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे। तो 5 लाख का 11.11% कैपिटलाइज होगा, 22,50,000 का 11.11% कैपिटलाइज होगा, रोड 7.5 लाख का 11.11% कैपिटलाइज होगा, और जो 10 लाख अनयूज्ड है वो पीएनएल में चला जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बेटा। भारत लिमिटेड हैज बिगन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2025। इट ऑब्टेन 12 लाख स्पेशल लोन टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑन 1 जनवरी 2025 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। मतलब 12 लाख का स्पेशल लोन, मतलब स्पेसिफिक लोन लिया। कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग टू नॉन स्पेसिफिक लोन वर 24 लाख, 44 लाख, 12% और 16% के हिसाब से। द एक्सपेंडिचर दैट वर मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वर एज फॉलो। जनवरी में 12 लाख खर्चा किया, अप्रैल में 14 किया, जुलाई में 12 किया और दिसंबर में 6 लाख का खर्चा किया। द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2025। कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब है बेटा वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट के लिए मेरे को कितना इंटरेस्ट चाहिए, कितना इंटरेस्ट होगा। आपको पता है वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन के लिए जो आप रेट लेते हो, वो मतलब जो आप वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हो वो जनरल बोरोइंग का होता है, बस पता है ना, वो सिर्फ जनरल बोरोइंग का होता है। तो कितना इंटरेस्ट चाहिए आपको कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए, तो जनरल बोरोइंग पर जो आपका इंटरेस्ट बन रहा होगा वो निकाल लो। कितना? 24 लाख का 12%, देखो कितना होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 24 लाख का 12%, 2,88,000। अच्छा जी, नंबर 2, उसके बाद 44 लाख का 16%, 44 लाख का 16%, तो 7,04,000। यानी वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन के लिए जो आपका रेट होगा वो होगा, मतलब इंटरेस्ट होगा, वो होगा 9,92,000, 9,92,000। तो पहला सवाल ये है। दूसरा कहता है लोन अमाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन के लिए बेटा लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट कौन सा, जो जनरल बोरोइंग का अमाउंट है वो ले लो। तो जनरल बोरोइंग का कितना है, 24 लाख प्लस 44 लाख, कितना होगा, प्लस 44 लाख, 68 लाख रुपए। तो 68 लाख जो है बेटा ये आपका लोन अमाउंट है कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए। अगर आपसे आगे पूछ ले कैपिटलाइजेशन रेट बताओ, तो 9,92,000 डिवाइडेड बाई 68 लाख इंटू 100, तो कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। देखो करके कैपिटलाइजेशन रेट अगर पूछे तो कितना आएगा, 9,92,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 लाख, मतलब 68 लाख, 15.59%, 15.59% कैपिटलाइजेशन रेट आया। वैसे पूछा नहीं है वो। अच्छा, फिर आपसे कहता है वेटेड एवरेज एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट। वेटेड एवरेज एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट। वेटेड एवरेज एक्सपेंसेस का मतलब होता है बेटा पीरियड के हिसाब से एक्सपेंसेस जब निकालते हैं ना तो उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज एक्सपेंसेस। कैसे? जैसे देखो ये 12 लाख है ना,
तो 12 लाख आपने पूरे 12 महीने यूज किया होगा, यानी 12 महीने के लिए आपने पैसा लगाया। ये 14 लाख आपने 9 महीने लगाया, यानी 9 महीने लगाया, यानी 3 महीने के बाद। ये 22 लाख आपने 1 जुलाई को लगाया होगा, हम फर्स्ट डेट को मानेंगे, सारे खर्चे फर्स्ट डेट को मानेंगे, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 दिसंबर को मानेंगे। तो 1 जुलाई को जो किया होगा वो 6 महीने, और जो 1 दिसंबर को किया होगा वो 6 लाख। तो अगर वेटेड एवरेज निकालना है तो देखो वेटेड एवरेज कैसे आएगा, 12 लाख इंटू 12/12, तो कितना होगा 12 लाख। फिर कितना है 14 लाख, तो 14 लाख होगा इंटू 9/12, देखना कितना होगा, 14 लाख इंटू 9/12, तो 10,50,000। अच्छा, फिर है 22 लाख, 22 लाख होगा 6/12, तो ये 11 लाख होगा। फिर 6 लाख इंटू 1/12, ये 50,000 है। तो देखिए वेटेड एवरेज कितना आएगा वो देखो, 12 लाख प्लस 10,50,000 प्लस 11 लाख और प्लस 50,000, ये हुआ 34 लाख। 34 लाख इज द वेटेड एवरेज एक्सपेंसेस। जब पीरियड के हिसाब से एक्सपेंडिचर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। तो 34 लाख आ गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पूछता है इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर स्पेसिफिक बोरोइंग। तो स्पेसिफिक बोरोइंग पर तो बेटा जो आपने बोरोइंग किया था उस पर देख लो कितना, आपने 12 लाख का इस लोन लिया है और 15% उस पर रेट था, तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होगा स्पेसिफिक बोरोइंग पर वो होगा 12 लाख का 15%। लो जी 1,80,000 होगा, यानी स्पेसिफिक बोरोइंग पर जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा वो तो स्पेसिफिक जो 15% का रेट दे रखा है उस रेट से हो जाएगा, 12 लाख का 15%, सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा जी, और लास्ट क्या पूछता है, इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर जनरल बोरोइंग। तो जनरल बोरोइंग पर कितना, तो जनरल बोरोइंग पर देखो एक तो या तो अलग अलग निकाल लो, हम ये मानेंगे देखो ये पहला वाला 12 लाख तो स्पेसिफिक सही हो गया होगा, इसका मतलब ये सारा जनरल बोरोइंग से हुआ होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस 34 लाख में को आपने ऑलरेडी पीरियड से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो आप इसमें से 12 लाख जो स्पेसिफिक है वो माइनस कर दो। अब जो बचा वो कितना बचेगा, 22 लाख। 22 लाख पर आप कैपिटलाइजेशन रेट लगा दो, जो आपने वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकाला था वो आप लगा दीजिए। कितना निकाला था आपने, 14.59%, जो भी आपका आया होगा, ठीक है। कितना आया था, 9,92,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 68 लाख, यह आया था 14.588% इंटू 22 लाख कर दो, 22 लाख मतलब स्पेसिफिक बोरोइंग घटाने के बाद जो बचेगा वो सारा जनरल बोरोइंग से यूज हुआ होगा, और जनरल बोरोइंग को पीरियड से आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो आपको सीधा रेट से मल्टीप्लाई करना है बस। तो रेट से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 3,20,941, 3,20,941, ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, जल्दी से फटाफट बोलो। रिपीट एंड वाला, लो जी देख लो, देखो आपने जो 34 लाख ये निकाला था, ये जो 34 लाख आया था ये क्या था, ये 34 लाख जो था वो एवरेज एक्सपेंडिचर था, ये टोटल एक्सपेंडिचर जो आपने इनकट किया था ये वो है। अब इसमें से 12 लाख तो आपने स्पेसिफिक बोरोइंग से ही कर दिया होगा, है ना, तो बचा कितना, बचा 22 लाख। तो 22 लाख आपने जनरल बोरोइंग से किया होगा, और ये 22 लाख ऑलरेडी आपने एवरेज निकाला हुआ है, मतलब पीरियड के हिसाब से निकाला हुआ है। तो आपको जो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आया था बस उससे मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना था,
14.588% जो भी था ये वो आया था, तो उस रेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जनरल बोरोइंग का आ जाएगा। या अगर आपको अलग अलग निकालना है तो अलग अलग भी निकाल सकते हो। अलग अलग कैसे? जैसे पहले 12 लाख यूज किया तो पूरा 12 लाख वो तो स्पेसिफिक से ही कर लिया होगा। फिर उसके बाद आपने 22 लाख यूज किया तो वो 9 महीने, तो 22 लाख इंटू 9/12 और इंटू जो रेट है आपका। फिर उसके बाद जो आपने यूज किया वो 6 महीने यूज किया तो 6/12 इंटू जो रेट है। ठीक है, तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। इसमें आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो इसलिए टोटल जो आपका एवरेज एक्सपेंडिचर आया था उसमें से स्पेसिफिक वाला घटाओ, जो बचा 22 लाख उस पर रेट लगा दो, जो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आया था। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों हमारा अब एप्लीकेशन पैरा 4E। और एप्लीकेशन पैरा 4E आपको समझाया था मैंने कि अगर हम विदेश कंट्री में लोन लेने के लिए चले गए, क्या सोचकर कि सस्ता मिलेगा वहां, लेकिन वहां सस्ता तो मिल गया लेकिन एक्सचेंज डिफरेंस आ गया। एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से हमें क्या करना पड़ा, एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से हमारा कॉस्ट और बढ़ गया। तो इस केस में हम AS16 से एक्सचेंज डिफरेंस का भी कैपिटलाइजेशन मांगते हैं। तो AS16 कहता है कि भाई देखो ठीक है, हम एक्सचेंज डिफरेंस का आपको कैपिटलाइजेशन तो दे देंगे, लेकिन पहले ये बताओ आप विदेश जो गए थे क्यों गए? तो हमने कहा सस्ते की वजह से। तो वह कहते हैं अगर इंडिया में लोन लेते तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता? तो हम बताते हैं कि भैया इंडिया में लोन लेते तो हमें इतना इंटरेस्ट देना पड़ता, मान लो 5 लाख देना पड़ता। तो वो कहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम हम तुमको 5 लाख का ही कैपिटलाइजेशन दे सकते हैं। मतलब इंडियन करेंसी में अगर लोन लेते तो आपको 1 साल में जो इंटरेस्ट देना पड़ता, तो मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन हम उतना ही दे सकते हैं। अब उसमें से जितना आप इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन पर ले रहे हो वो हटा दो, बाकी जो बचेगा वो एक्सचेंज डिफरेंस के तौर पर आप कैपिटलाइजेशन ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। अगर जो इंडियन करेंसी में आप इंटरेस्ट पे करते और जो फॉरेन करेंसी में आपने इंटरेस्ट पे किया है, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अगर एक्सचेंज डिफरेंस उस इंटरेस्ट से उस डिफरेंस से ज्यादा है तो वो डिफरेंस कैपिटलाइजेशन होगा, और अगर एक्सचेंज डिफरेंस कम है तो जितना एक्सचेंज डिफरेंस है वो सारा का सारा कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो देखो ये पैरा क्या कहता है वो सुन लो। This para 4E is applicable only when borrowing for qualifying asset is taken in foreign currency and there is exchange loss on subsequent recognition of such loan in balance sheet or on settlement of such borrowing। मतलब ये पैरा तभी लगता है जब आपने बोरोइंग क्वालिफाइंग असेट पर किया हुआ है, बोरोइंग क्वालिफाइंग असेट पर किया हुआ है फॉरेन करेंसी में, और एक्सचेंज लॉस आ गया। अगर एक्सचेंज प्रॉफिट आया तो ये पैरा लगेगा ही नहीं, एक्सचेंज लॉस आना चाहिए। एज पर दिस पैरा, इफ देयर इज एक्सचेंज लॉस ऑन फॉरेन करेंसी लोन टेकन फॉर क्वालिफाइंग असेट, देन सच एक्सचेंज लॉस कैन बी कैपिटलाइज्ड टू द एक्सटेंट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेव्ड इफ बोरोइंग वुड हैव बीन मेड इन इंडियन करेंसी। मतलब कितने तक आपको एक्सचेंज लॉस का कैपिटलाइजेशन मिल सकता है? जितना आपने इंटरेस्ट की सेविंग की है। अगर इंडियन करेंसी में आप लोन लेते तो जो इंटरेस्ट देना पड़ता, और जो फॉरेन करेंसी में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो जितना इंटरेस्ट की आपने सेविंग की है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको उतना ही कैपिटलाइजेशन मिल सकता है एक्सचेंज लॉस का, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। जैसे देखो, इन अदर वर्ड्स एक्सचेंज लॉस कैन बी कैपिटलाइज लोअर ऑफ फॉलोइंग: एक्चुअल एक्सचेंज लॉस और सेविंग इन इंटरेस्ट। और सेविंग इन इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट इफ द लोन वुड हैव बीन इन इंडियन करेंसी लेस इंटरेस्ट पेड ऑन फॉरेन करेंसी लोन। और देखो इसका एक एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा। ए लिमिटेड बोरोड 20,000 6% फॉरेन करेंसी लोन ऑन 1/4/22 व्हेन एक्सचेंज रेट वाज 78। इफ द लोन टेकन इन इंडिया देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड हैव बीन 12% पर एनम। अगर इंडिया में लोन लेते तो 12% के हिसाब से मिलता आपको। एक्सचेंज रेट 31 मार्च को था 80। कैलकुलेट टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इंक्लूडिंग एक्सचेंज लॉस एंड एक्सचेंज लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल। और एक्सचेंज लॉस पीएनएल में कितना जाएगा वो बताओ। तो पहले तो बेटा फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट बताओ। यहां पर देखो, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन वो कितना आएगा? $20,000। रेट है 6%, और इनटू जिस दिन इंटरेस्ट पे किया उस दिन रेट चल रहा था 80। तो इंटरेस्ट कितना आएगा देख लो एक बार। 20,000 इंटू 6% इंटू 80,
96,000 तो ये आ गया 96,000। फिर एक्सचेंज लॉस कितना कैपिटलाइज होगा वो निकालना है, और फिर जो टोटल आएगा ये होगा बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। अब कितना सेविंग हुआ वो निकालना पड़ेगा। पहले तो एक्चुअल एक्सचेंज लॉस, एक्चुअल एक्सचेंज लॉस निकालना है। अब एक्चुअल एक्सचेंज लॉस कैसे आएगा? जिस दिन लोन लिया आपने 20,000, जिस दिन, आज तो रेट चल रहा है 80, जिस दिन लोन लिया उस दिन रेट चल रहा था 78, ये हो गया 1,60,000। ठीक है, फिर सेविंग इन इंटरेस्ट, सेविंग इन इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन इन इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी वो कैसे निकलेगा? देखो, जिस दिन आपने लोन लिया वो लिया $20,000, उस दिन का रेट चल रहा था 78 रुपए 78, और इसको मल्टीप्लाई करो 12% के रेट से ये मिल जाता, तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता? 20,000 इंटू 78 इंटू 12%, 187,200 ये आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता। और इतना मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन आपको मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। और इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी आपने कितना पे कर दिया वो देख लो, ऊपर दे रखा है 96,000, तो आपने कितना सेव कर लिया? सेव 91,200 आपने सेव कर लिया। तो इन दोनों में जो लोअर होगा वो आपको कैपिटलाइजेशन मिलेगा। तो एक्सचेंज डिफरेंस कैपिटलाइज्ड, एक्सचेंज डिफरेंस कैपिटलाइज होगा 91,200 लोअर, और एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में जो है वो कितना जाएगा? वो होगा, टोटल था 160, जिसमें से 91,200 जो है वो तो कैपिटलाइज हो गया, तो बाकी जो है वो पीएनएल में चला जाएगा। एज पर AS 11 68,800 जो है ये पीएनएल में चला जाएगा एज पर AS 11। ठीक है, तो ये 91,200 जो है जो कैपिटलाइजेशन होगा वो यहां लाकर ऐड कर लो, और टोटल बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा कितना? 96,000 प्लस 91,200, देखो 187,200 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता किसी भी हाल में। ये बेटा AS 16 हो गया हमारा फिनिश।